Hello students, my name is Ankita Parikh. I have completed my BTech from Purnima University in the discipline of Civil Engineering. I am your new physics mentor and I am going to take 3 of your paper. That is, first is solid state physics, second is nuclear physics and the third one is relativity and electrodynamics. So firstly I would like to take our first paper, solid state physics, in which we will start with unit number 3. That is free electron theory of metals. We will deal with this unit first. Okay. So let's start our topic. Free electron theory. Free electron theory is basically proposed to find out whether the metal or the material is conductor, semiconductor और insulator. यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें मटेरियल के बारे में या मेटल के बारे में ये बताती है कि मेटल हमारे पास में कंडक्टर है या मेटल इंसुलेटर है या मेटल सेमीकंडक्टर है. तो उसको हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 11. ओके, सो द बोर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम कैन बी रिटन एज 2, 8 and 1. And 1 unit of the metal lump sum consists of 10 to the power 23 number of free electrons. Now the term come free electron. What does free electron mean? Free electron का मतलब क्या होता है? इसे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. इस डायग्राम में सोडियम के न्यूक्लियस में 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. तो फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं. सेकंड शेल में इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रखे हैं. और जो लास्ट शेल है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जो लास्ट शेल है वो न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और वो जो मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस है उसे हम आर से डिनोट करते हैं. अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे वो मिनिमम रहेगा. और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास में मिनिमम है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से रिलीज कर जाएगा और इसी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और इसी के साथ इसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. यहां तक क्लियर हुआ? तो जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकला, यानी कि नेगेटिव चार्ज पूरा एटम से क्या हो गया, बाहर हो गया. जैसे ही नेगेटिव चार्ज बाहर हुआ तो पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में वो प्रीडोमिनेंट हो गया. इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10 एंड प्रोटॉन्स रह गए 11. सो अल्टीमेटली जो चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज. सो सोडियम आयन विल बिकम एन कैटायन और इसे हम लोग पॉजिटिव कोर भी कहेंगे. ओके, अब हम लोग लेते हैं सोडियम का एक प्लेट या सोडियम का एक क्रिस्टल. क्रिस्टल में क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स होती है. एन नंबर ऑफ एटम्स इस सोडियम की प्लेट पर है. एन नंबर ऑफ एटम सोडियम प्लेट पर हमारे पास में है और एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो देयर ऑन दिस प्लेट. सो दे आर मूविंग रैंडमली ऑन दिस प्लेट. अब ये यहाँ पे रैंडमली मूव तो कर रहे हैं बट ये इस प्लेट से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये इस प्लेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये चाहे तो इस प्लेट से बाहर भी आ सकते हैं. बट ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, इन पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे काम ही नहीं कर रहा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बट बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये मेटल की बाउंड्री में तो, मेटल सरफेस की बाउंड्री में तो रैंडमली मूव कर पा रहे हैं लेकिन इससे बाहर की तरफ नहीं आ रहा है. इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में दे सकते हैं? ये एनर्जी आइदर हम सेल, बैटरी की मदद से दे सकते हैं या फिर
फोटोन की एनर्जी दे सकते हैं। ओके, इस प्लेट पर अगर हम आए तो इस प्लेट पे जितने भी पॉजिटिव कोर्स हैं वो इमोबाइल है, और वी कैन से ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करेंगे। और जितने भी नेगेटिव आयंस दिख रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो फ्री है, वो मोबाइल है, वो फ्री टू मूव है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इस प्लेट को एनर्जी दे दें, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दें वाया सेल, बैटरी और फोटोन, तो क्या होगा। सो हमने एक टर्म पढ़ी है करंट। करंट की डेफिनेशन आई थिंक सबको पता होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर हम इस सोडियम प्लेट को या सोडियम क्रिस्टल को एक सेल से कनेक्ट करें और पूरा सर्किट बना देते हैं, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इस प्लेट के अंदर, वो क्या करेंगे, इस बैटरी से उनको एक एक्सीलरेशन मिलेगा। बैटरी से क्या मिलेगा, एक एक्सीलरेशन। बैटरी से जैसे ही एक्सीलरेशन मिलेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, बिकॉज एनायन को कैटायन अट्रैक्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन इधर की तरफ होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड है वो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपना पूरा सर्किट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारे पास में करंट फ्लो हो जाएगी। ओके, अब प्लेट के अंदर की बात करते हैं। तो प्लेट के अंदर जो अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे किसी टी टाइम पर v वेलोसिटी के साथ, तो इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव आयन के साथ में कोलाइड करेंगे इनकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी यहां से हमको एक अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव करने लगेंगे v वेलोसिटी से। देन अगेन दे विल कोलाइड विद दिस कैटायन एंड become velocity of electron become zero and so on। इसी तरीके से ये फिनोमिनन चलता रहेगा और आगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एनोड तक आ जाएगा। लेकिन बीच में ये क्या आ रहा है, इसके अंदर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैटायन से टकरा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया कैटायन से टकरा रहा है, तो बीच बीच में क्या आ रहा है उसके पास में, ऑब्स्टेकल आते जा रहे हैं। तो यही जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। द ऑब्स्टेकल विच कम्स बिटवीन और कम्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द चार्ज और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, दे अपोज द फ्लो ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यहां तक जब एक इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा तो वो एक करंट इंड्यूस करेगा। ओके, और करंट हमारे पास में प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में रोटेट हो रहा है तो कुछ वर्क डन भी होगा। सो वी कैन से इन रोटेटिंग Q charge in a circuit, the work done is W, and in rotating unit charge in a circuit will be equal to W upon Q। तो ये जो W upon Q है, किसी एक सिंगल चार्ज को या यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट के अंदर रोटेट करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल टू W अपॉन Q।
हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, सेम फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का. वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दी टू ऑफ दिस फॉर्मूला. पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V. V is also equal to W upon Q. बट ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर है. ओके यानी पॉइंट A और इसको पॉइंट B अगर हम कंसीडर करें तो एक चार्ज को पॉइंट B से या किसी यूनिट चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने के लिए कितना काम किया गया है उसे ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके तो यहां तक क्लियर हुआ कैसे एक क्रिस्टल में या कैसे एक मेटेलिक प्लेट में करंट फ्लो होती है विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेटल्स की. मेटल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल की हम बात करें तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है मेटल की वो ये होती है कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. ओके इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास में मेटल की होती है कि मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है, मेटल की कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन. मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुई मेटल की कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी कैन बी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी. तो एक एग्जांपल लेते हैं. कोई भी लेट सपोज एक आयरन प्लेट है हमारे पास में. इस आयरन प्लेट को हमने हीट किया, इसको हीट किया. कुछ टाइम के बाद में ये क्या हो जाएगा, इसके टेम्परेचर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ये ठंडी हो जाएगी. देन हम इसे अगेन हीट करेंगे. कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, ये वापस ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर वापस रिड्यूस हो जाएगा और ये प्रोसेस हम लोग करते जाएंगे. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, ये प्लेट जल जाएगी. ये प्लेट और ज्यादा हीट नहीं होगी, ये प्लेट और ज्यादा हीट को कंडक्ट नहीं करेगी. यानी कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी का रिडक्शन हो रहा है. सो ये पॉइंट आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल पे आते हैं. तो मेटल ऑलवेज ओबे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को मेटल हमेशा ओबे करती है. और ओम्स लॉ है क्या हमारे पास में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V इज पोटेंशियल, I इज करंट. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट and R is the resistance here. So we can say proportionality constant is R. We can say V is equal to IR. यही हमारा ओम्स लॉ है. ओके जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की वो है इट ओबेज विडमैन फ्रेंच लॉ. और विडमैन फ्रेंच लॉ क्या है? विडमैन फ्रेंच लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कंडक्टिविटी will always be constant. यहां पे सिग्मा जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. एंड K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग ऊष्मीय चालकता कहते हैं. सो जब विड्समैन फ्रेंच ने ये लॉ दिया कि इन दोनों का जो रेशियो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी का ये कांस्टेंट होता है. तो इसी लॉ को प्रूव करने के लिए 20th सेंचुरी ने ड्रूड ने एक थ्योरी प्रपोज की. उसी थ्योरी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से जानते हैं. इसी थ्योरी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के नाम से जानते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये ड्रूड थ्योरी क्या है इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसके अजम्पशन के साथ में. ओके थैंक यू सो मच गाइज.